हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सौरभ। तो लूसेंट बुक में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अशोक सम्राट यानी अशोक सम्राट का टॉपिक कराऊंगा, यानी मौर्य साम्राज्य का। तो इसमें से ज़्यादातर कोई क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सम्राट अशोक, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे डीपली। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इनके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं किनके पुत्र थे। तो ये है बिंदुसार के। तो दोस्तों, बिंदुसार और बिंबिसार दो अलग अलग टॉपिक है, वो मैं आपको करा दूंगा आगे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है अशोक, सम्राट अशोक, है ना। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभधांगी था, है ना। शुभधांगी था। राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती एक जगह, तो वहाँ का राज्यपाल था कौन? सम्राट अशोक, है ना। और मास की गुजरा नेतृत्व में इसमें अशोक का नाम मिलता है। किस किस में मिलता है अशोक का नाम? आपसे पूछे एग्जामिनर, एक क्वेश्चन ये बन रहा है, अशोक का नाम कहाँ पर मिलता है, आपसे पूछ ले। तो मास की अभिलेख में, गुजरा अभिलेख में, और नेतुर अभिलेख में, और उड गोलम अभिलेखों में, ठीक है। अशोक का इतिहासकार हमें मुख्यतः किस किस अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो वो पढ़ सकते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख मतलब शिला पे लिखा हुआ, मतलब चट्टानों पे लिखा हुआ। स्तंभलेख, स्तंभ मतलब कोई स्तंभ होते, बड़े बड़े स्तंभ होते हैं ना, पिलर टाइप में, तो उन पे लिखा हुआ। और गुहालेख मतलब कहीं पे गुदा हुआ रहता है, कोई पत्थरों पे, मतलब देखते हैं ना कोई आकृति, कुछ चित्र, तो वहाँ 3 जगहों पे था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कर्नाटक के गुलाबंगा जिले के कन्नाहली से प्राप्त मूर्ति अभिलेख में इसका बताया गया है ना। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो हम पढ़ेंगे। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को अपनी राजधानी बनाया, अधिकार कर लिया। कलिंग है ना एक जगह, कलिंग कहाँ पड़ती है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, उड़ीसा में पड़ती कलिंग। कलिंग एक जगह है जो वहाँ पे उड़ीसा के समथिंग है, उड़ीसा के उधर है कलिंग। तो दोस्तों, अशोक के शिलालेख कितने हैं? तो अशोक के शिलालेख है 14 उल्लेख है इसके। तो पहला है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, वैसे तो एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, मतलब पशु बलि होती है ना, पशु की बलि देते हैं, तो उसमें निंदा की गई है। दूसरा है मनुष्य व पक्षी दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। मनुष्य और पक्षियों का दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का पूरा वो जानकारी है दूसरे अभिलेख में। तीसरा अभिलेख, इसमें राज्य के अधिकारियों को यह संदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और उसके कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख करें। हर 5 वर्ष बाद में अपने धार्मिक उल्लेख हो, मतलब भक्ति भाव, मतलब धर्म से लोगों को जोड़े इस चीज़ के रिलेटेड। चौथा कौन सा है? भैरु घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। भैरु वेश मतलब मत हानि, मतलब लूट खोट को हटा के धम्म का सिद्धांत अपनाया था अशोक ने। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या अपनाया था, है ना। तो इसी तरह से ही है सारे। 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बताना, मतलब धार्मिक जीवन बताओ, अपने आप को अच्छा करो, किसी को मत सताओ, मतलब अशोक ने ये कहा, इसलिए उनको महान सम्राट कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी और आगे आपको क्लियर हो जाएगा और आगे। और मौर्य साम्राज्य के समय इनकी राजधानी क्या क्या थी? उत्तरानपथ मैंने तक्षशिला थी, नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ है। अवंती राष्ट्र उज्जैनी मतलब उज्जैन की तरफ। कलिंग तोसली मतलब कर्नाटक के समथिंग, उड़ीसा के समथिंग। दक्षिण प्रांत सुवर्गिनी वहाँ पे तक। और पाटलिपुत्र यानी पटना के समथिंग। पाटलिपुत्र को पहले पटना कहते थे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको आगे बता देता हूँ। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी चलाकी फौज सारे भारत को रोन लिया। यह बात सही हो सकती थी, लेकिन चंद्रगुप्त ने इसको नेतृत्व किया। चंद्रगुप्त का सेनापति, मतलब इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटक था। सेल्यूकस निकेटक, है ना। तो ये था। तो इसने क्या है, अपने जो पिता थे ना, जिन्होंने क्या सेना भेजी थी, 6 लाख की सेना, जो क्या रोनती हुई चलेगी लोगों को। और अशोक ने क्या है, बहुत
नरसंहार कर दिया था बहुत ज़्यादा। अब इनके गुरु ने, किसी ने बताया इनको कि भाई तेरे को क्या मिला ये सब मार के लोगों को, तेरे अब लोगों को लाशों के पास ले गए, किसी को जो औरत विधवा हो जाती है उनके पास ले गए, पता क्या हुआ। तो अशोक ने धम्म का सिद्धांत दिया था। इस धम्म का सिद्धांत मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय सीमा रखती। मेगस्थनीज एक लेखक था, यूनानी लेखक था, जो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। उसने क्या जितने भी रख रखाव थे ना जो राजाओं से रिलेटेड अपनी बुक में लिखा था। जैसे हिंगसांग आया था, जैसे वो आए थे ना यूनानी लेखक, तो उनके समय में चीनी यात्री, तो उनके समय में था मेगस्थनीज। याद रखना है दोस्तों। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों के राजुक कहा जाता था। राजुक यानी क्या कहा जाता था, न्यायाधीश कहा जाता था। मौर्य शासन 147 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा। मतलब भागवत पुराण के अनुसार मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और पुष्यवर्धन शुक्ल अंतिम शासक माना जाता है, है ना। यहाँ तक है ना। भागवत के अनुसार 10 वो रहे राजा, और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा है कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भागवत पुराण के अनुसार कितने राजा हैं और वायु पुराण के अनुसार कितने राजा हैं। तो मौर्य शासन 137 सालों तक रहा। ये भी आपसे पूछ सकता है कितने सालों तक रहा, 137 सालों तक। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक, ये आपसे 100% पूछेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन से। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुक्र ने की 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर गद्दी पर बैठा और शुक्र वंश की नींव डाली। इसका मतलब ये दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। इसके बाद भी आए छोटे मोटे राजा, पर कुछ टिक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, अशोक ने धम्म की नीति को अपना लिया था। उसका शासक था अशोक का, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, शांति से रहना। तो कोई सेना अन पाती अशोक था जब तक, तो उसने संभाल लिया। और उसके बाद जो सेना छोटे मोटे राजा थे, उसके बाद संभली नहीं इनसे, तो उसके बाद इन्होंने ये सेनाएं खत्म होती गई। उसके बाद अंतिम जो शासक था ना इनका, बृहदत्त था। और बृहदत्त का ही सेनापति था पुष्यमित्र शुक्र, है ना। उसने इसको जहर दे के, खाने में जहर दे के इसकी हत्या कर दी। ये मर गया, और वो मर गया तो मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। और ये इसका जो गोत्र था जो आगेगा वो था पुष्यमित्र शुक्र वंश। तो इसके बाद शुक्र वंश चालू हो गए। शुक्र वंश, कणाब वंश, राजवंश, तो ये पुष्य वंश, यही है पुष्य वंश 185 ईसा पूर्व के समय चालू हो गए। तो आई थिंक हमने मौर्य वंश यानी अशोक साम्राज्य कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आई थिंक आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट आप कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं इसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू।